प्लांट्स में डाइवर्सिटी बेटा हम लोगों ने कल बात की थी, इसको मैंने छोड़ दिया था, आप लोगों ने इसको बना लिया होगा एनसीईआरटी से ना, ठीक है, बना लिया था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब कुछ पॉइंट्स है इसमें डाइवर्सिटी में, वो हमें लिखना है। सबसे ज्यादा मोस्ट रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप कौन होता है बेटा? मोस्ट रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप की बात करें तो इंसेक्ट्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप इन एनिमल किंगडम। Insects are the most rich taxonomic group in animal kingdom. In animal kingdom. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नंबर ऑफ फंगी स्पीसीज इन द वर्ल्ड, number of fungi species in the world is more than the total number of species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. इन सबसे ज्यादा number of fungi species in the world is more than total number of species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. ये दो फैक्ट समझ में आ गया आपको? एनसीईआरटी में अगर आपके पास होगा तो देख रहे होगे एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू मे, MAY May, according to May, these estimates do not gives any figure for prokaryotes, any figures for prokaryotes for the following regions, पहला है बेटा प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं है इसमें दिया हुआ। रीजन लिखिए पहला, द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग दीज माइक्रोबियल स्पीसीज। क्या लिखा? द कन्वेंशनल मतलब कि जो हमारा परंपरागत है, द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स are not sufficient, the conventional taxonomic methods are not sufficient for identifying these microbial species फाइंड करने का बेटा जो हमारे पास परंपरागत मेथड जो है वो सफिशिएंट नहीं है, इसके बारे में हमें पता लगाने में, है ना। कितने स्ट्रेन आप जानते हो? अभी देखो आपने इवोल्यूशन में पढ़ा होगा, रेप्लिका प्लेट मेथड कुछ था इस तरह का, है ना, एक्सपेरिमेंट। उसमें स्टेप्टोमाइसिन से अगर हम ट्रीट कर, पेनिसिलिन से ट्रीट करते हैं, किससे करते हैं? स्टेप्टोमाइसिन से करते हैं ट्रीटमेंट, तो बैक्टीरिया में रेजिस्टेंट ग्रोथ हो जाती है। एक बैक्टीरिया बच जाता है बेटा, वो दूसरी स्पीसीज बना लिया उसने। तो प्रोकैरियोटिक लेवल पे बेटा बहुत सारी स्पीसीज हैं, कितने वेरिएशंस हैं, वो हमको आइडेंटिफाइड करने का हमारे पास कोई मेथड है ही नहीं बढ़िया। दूसरी बात है कि कल्चर अगर हम करना चाहे, आप ये क्या समझते हो कि कल्चर करना बहुत आसान है? ये आप देखो, ये एक प्लांट है बेटा, ये एक प्लांट देख रहे हो, ये एक प्लांट देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एक्सिलरी बड है। इस प्लांट का टिश्यू ए है, इसका नाम बी है। इस प्लांट का अगर हम कल्चर करना चाहें बेटा टिश्यू कल्चर के थ्रू, तो मान लीजिए हमने न्यूट्रिएंट मीडिया कुछ लिया, इसके सेल्स
प्रोपोगेट कराया, कैलस बन गया। न्यूट्रिएंट मीडियम हमने कुछ लिया हुआ है, आप क्या समझते हो बी प्लांट के प्रोपोगेशन के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम सेम होगा? सेम होगा न्यूट्रिएंट मीडियम? नहीं, सेम नहीं होगा ये। तो उसी तरह से ये तो प्लांट है बेटा, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं बेटा, वो किस कल्चर मीडियम पे ग्रो करेगा ये हमें पता ही नहीं है, और डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हमें सबका कल्चर मीडियम को आइडेंटिफाइड करना बहुत मुश्किल काम है। तो लैब में हम उनको कल्चर कर ही नहीं सकते, प्रोपोगेट करा ही नहीं सकते, तो उनकी स्पीसीज को आइडेंटिफाइड भी नहीं कर पाएंगे जल्दी, है ना, बहुत मुश्किल का काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स would put their diversity in millions. Molecular and biochemical techniques would put their diversity in millions. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है। आप देखो दोनों की स्पीसीज तो सेम है, आर और एस स्ट्रेन की, लेकिन एक जीन उसके पास है जिससे कि वो जो है वायरुलेंट हो जाता है, एक नॉन वायरुलेंट है, एक जीन के कारण स्पीसीज सेम है। तो बायोकेमिकल लेवल पे देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। साइनोबैक्टीरिया में देखो कितनी डाइवर्सिटी है, कुछ नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना, उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो कभी तो वो एरोबिक है, कभी वो एनएरोबिक है, जैसे कि राइजोबियम है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। थर्ड वन इज लिखिए, थर्ड वन जो मैंने बताया अभी, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर्ड, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज कैन नॉट बी कल्चर्ड under laboratory conditions. Most of the species cannot be cultured under laboratory conditions. Laboratory conditions. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, अब हेडिंग दो बेटा, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अब बेटा इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर इसको हम लोग समझेंगे, है ना। आपके बुक में थ्योरी दिया हुआ है, उसको पढ़ के आप चाहो समझ लो तो मुश्किल है ना, एक एक चीज को हमें समझना होगा। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं फिर समझते हैं इसको। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया हेडिंग दो, और पूरे टोटल वर्ल्ड में बेटा कितने डाइवर्सिटी हैं बड़े? 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज हैं, इसमें कि इंडिया उसमें से एक है ना। और पूरे वर्ल्ड का बेटा हम 2.4% लैंड सपोर्ट करते हैं, समझ रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ डाइवर्सिटी 8.1 है। ये डेटा है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया is one of the 12 mega diversity countries of the world। 12 में से एक है बड़े। नेक्स्ट पॉइंट, 2.4% of the world's land area, 2.4% of the world's land area but its share on impressive 8.1% of the world's species diversity, of the world's species diversity।
There are, next point, there are 45,000 species of plants. There are 45,000 species of plants. इसको अंडरलाइन कर लेना, 45,000 species of plants and twice as many of animals. Full stop, continue. If we accept maize, M-A-Y apostrophe S, maize global estimates, only 22% of the total species, only 22% of the total species have been recorded so far. 22% of the total species have been recorded so far. देख लो, केवल 22% अभी रिकॉर्ड किया जा चुका है, समझ रहे हो, इतनी ज्यादा स्पीसीज हैं। नेक्स्ट वन लिखिए, इंडिया प्रोबेबली India probably has more than 1 lakh species of plants, 1 lakh species of plants and 3 lakh species of animals, 3 lakh species of animals to be described and discovered and described. 3 lakh species of animals to be discovered and described. बहुत ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा है, देख लो। अब हेडिंग दो बेटा, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्वेश्चन इसी से आते हैं, इसको समझना होगा हमें। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें बेटा दो है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, 2 पॉइंट पढ़ने हैं हमें, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। और पहला है नंबर 1, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इसका मतलब ये होता है बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में बता रहा हूं मैं। अब देखो, मान लो बेटा कुछ, ये है ग्लोब, ठीक है, ये है ग्लोब, और ये है इक्वेटर, ये है बेटा इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिकल की टेम्परेट, बोलिए, ट्रॉपिकल एरिया, ये पूरा ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल। और इसके बाद सब ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट, तो हम सीधे टेम्परेट लिखते हैं, ये है टेम्परेट, ठीक है। और ये सब सारा क्या है, ये पोलर रीजन है, ये पोल है, यहाँ भी ये भी पोल होगा, ठीक है, यही रीजन इधर भी होगा, ये तो आप जानते हो, हम इधर का बता रहे हैं। ये सब सारा क्या है बेटा, ग्लेशियर, ये अगर मान लो इक्वेटर है बेटा,
इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगर इधर जाते हैं, इधर के तरफ, पोल के तरफ, ये पोल है, पोलर रीजन के तरफ, तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी बेटा, ठीक है, डिक्रीज करेगी। बिल्कुल सही बात है परीक्षित। मतलब इधर भी अगर हम चलते हैं बेटा तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी इस लाइन में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं बेटा तो डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है, इसी का उल्टा होगा। अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं बेटा तो डाइवर्सिटी बढ़ती है, ठीक बात है। ट्रॉपिकल जोन जो होता है बेटा, ये ट्रॉपिकल जोन या टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन और ये है टेम्परेट जोन, यहां से यहां शायद आपके एनसीईआरटी में लिखा है 23 डिग्री नॉर्थ टू, सॉरी, हाँ 23.5 है या 23 है, देखो 23.5 है। 20.5 नहीं होगा भाई, देखो 23.5 है। चलो मैं भी लिख देता हूं 23.5 डिग्री नॉर्थ है टू 23.5 डिग्री साउथ, यहां से यहां है। ये ट्रॉपिकल जोन जो है बेटा ये मोर स्टेबल है। ट्रॉपिकल जोन जो होता है बेटा वो मोर स्टेबल होता है। एक वर्ड में बोलता हूं लेस सीजनल एंड मोर सीजनल, देखो रेड लाइन से इसको लिखता हूं, रेड कलर से। ये जो है बेटा ट्रॉपिकल जोन जो होता है ये होता है लेस सीजनल, लेस सीजनल लिखा हूं, यहां पे हम लिख देंगे मोर सीजनल। लेस और मोर सीजनल का ये कतई मतलब नहीं है, ध्यान से सुनो, कि यहां पे कम सीजन्स आते हैं। पूरा एनुअल जो टेम्परेचर है उसमें वो फ्लैक्चुएट नहीं करता, ये कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है लेस सीजनल और मोर सीजनल का मतलब ये है बेटा कि हर साल पूरे साल भर का टेम्परेचर देखें बेटा तो इस ट्रॉपिकल जोन में वेरिएशंस कम आए हैं, कम आते हैं। जैसे पिछली साल ये नवंबर 5 है, 5 तारीख है आज, पिछली साल 5 नवंबर का टेम्परेचर अगर देखोगे बेटा आप इस टाइम का तो ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 10 दिसंबर का 2020 और 2018-19 का टेम्परेचर देखोगे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएंगे, इसलिए ये मैं लिख रहा हूं लेस सीजनल वेरिएशन। लेस सीजनल का मतलब यहाँ पे ये है, तो इसीलिए बेटा ये मोर स्टेबल होता है या कांस्टेंट, मोर कांस्टेंट। तो ये क्या होगा बेटा लेस, लेस कांस्टेंट लिख लो, ठीक है। आप इंडिया के बारे में बता सकते हो क्या कि इंडिया की पोजीशन कहां पे है इस ग्लोब में, कहां पे होती है? ट्रॉपिकल में कहां? जस्ट मैं एक्चुअल में मैं यहां पे होता है वो, यहीं पे ना, यहीं पे होता है ना। हम तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, वो मुझे नहीं पता, मुझे उतना नॉलेज भी नहीं है इसका। मुझे इतना पता है, मुझे रुको रुको, मुझे बस इतना पता है बेटा कि उसकी पोजीशन, वैसे तो मैं यहां पे दिखाना चाहता था, ये है
थोड़ा सा ऊपर ऐसे होगा, ठीक है ना, ये है, यहां पे श्रीलंका वगैरह है ऐसे, जबकि कोलंबिया कहाँ है, ये है कोलंबिया यहां पे, ग्रीनलैंड कहां पे है, यहां पे है, ठीक है, न्यूयॉर्क कहां पे, न्यूयॉर्क कहां पे है, यहां पे है, इसको हम लिख देंगे न्यूयॉर्क, लिख लो न्यूयॉर्क, ये ग्रीनलैंड है बेटा, और ये है कोलंबिया, कोलंबिया। अब देखो ग्लेशिएशन जब यहां से होता है बेटा, पानी यहां से चला, इस साल मान लो ग्लेशिएशन ज्यादा हो गया, जरूरी नहीं, आपने देखा होगा, सीधी सी बात है कि मसूरी में जो है ना, इस पिछली साल खूब बर्फबारी हुई थी, शिमला में भी खूब हुआ था, क्या इसके 2 साल पहले भी हुआ था, इतना नहीं हुआ था, कई सालों के बाद पिछली साल खूब बर्फबारी हुई थी, ये सुना था आपने। तो ये जो पोलर रीजन है बेटा ना, यहां पर दो दो चीजें हैं, एक तो स्टेबल नहीं है, एटमॉस्फेयर यहाँ का स्टेबल नहीं है, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, दूसरी चीज यहां पे डिस्टरबेंस काफी रहा, ध्यान दो पहले मेरी बात का, वो मैं सारा स्टेटमेंट के थ्रू लिखवाऊंगा कि कौन कौन से वो रीजन है जिससे कि डाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। एक तो डिस्टरबेंस यहाँ पे कम है, जैसा है वैसा है, हर साल गर्मी आती है, हमको पता है, हम कूलर रखे हुए हैं, कूलर को गर्मी खत्म होने के बाद फेंक नहीं देते हैं कि गर्मी चली गई अब इसकी क्या जरूरत है, नहीं, हमें पता है अगली साल फिर गर्मी आने वाली है, ठीक है ना, तो हमें पता है, तो यहाँ पे डिस्टरबेंस कम है। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात कि बेटा प्रोडक्टिविटी अवेलेबल जितना जहां पे रहेगी डाइवर्सिटी वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगी, और ये जो है बेटा वहां पे कहां पे ज्यादा होगी, इक्वेटर पे ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा सनलाइट का अवेलेबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे पोलर की तरफ बढ़ते हैं फूड ही कम मिल रहा है ना, तो डाइवर्सिटी डेफिनेटली कम मिलने वाली है, ये बात समझ में आ गई। तो बेटा ऐसा लिखा है एनसीईआरटी में कि यहां पर अगर मान लो डाइवर्सिटी एक्स है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, स्पेशली ये भी लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म का लिखा है क्या, या मैं भूल रहा हूं, जिम्नोस्पर्म लिखा हुआ है, नहीं नहीं वैस्कुलर प्लांट लिखा हुआ है शायद, वैस्कुलर प्लांट लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक्स की डाइवर्सिटी मैं ब्रैकेट में लिखता हूं वैस्कुलर प्लांट, वैस्कुलर प्लांट मतलब इसमें दोनों आ गए ना, जिम्नोस्पर्म और मतलब जितने जिसमें भी जाइलम फ्लोएम पाया जाता है सारे आ गए, तो वैस्कुलर प्लांट की डाइवर्सिटी बेटा यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 10x पाई जाती है, ठीक, और इंडिया में बेटा बर्ड्स का वो डेटा दिया हुआ है, बर्ड्स का जो स्पीसीज है वो है 1200 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, आप लोग भी लिखते चलो। कोलंबिया में पाया जाता है बेटा 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ग्रीनलैंड में बेटा 56 केवल, और ये न्यूयॉर्क में मैं भूल रहा हूं बताना 105, हाँ 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, देख लो 56, डेटा यहां इस पे लिख के रखो, अब याद हो जाएगा, नहीं याद होगा बताओ बेटे, हो जाएगा याद, बहुत आसान है, और इधर से इधर के ऐसे भी आप चाहो तो एरो लगा सकते हो, ऐसे डाइवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम पोलर टू इक्वेटर, डाइवर्सिटी इंक्रीज करती है। मोर स्टेबल होने का एक कारण और, मैं बनाते रहो सुनते रहो, मोर स्टेबल होने का एक रीजन और भी है बेटा, एनुअल जो प्रोडक्टिविटी का जो रेट ऑफ वेरिएशन है वो कम है ना, मोर स्टेबल होने का ट्रॉपिकल रीजन में एनुअल मतलब प्रोडक्शन ऑफ, बिकॉज लिखो प्रोडक्शन ऑफ रेट ऑफ वेरिएशन मिनिमम, प्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्टिविटी रेट ऐसे लिख लो, प्रोडक्टिविटी रेट वेरिएशन इज मिनिमम, इसी के नीचे लिखना है, इक्वेटर के नीचे लिखना है, आप ऐसे लिख लो, या मोर स्टेबल लिखे हो यहाँ पे, इसी के नीचे लिखो प्रोडक्टिविटी रेट वेरिएशन इज मिनिमम, प्रोडक्टिविटी रेट वेरिएशन इज मिनिमम, ठीक है, बहुत
मतलब बढ़िया रीजन है ये बताने के लिए कि डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है इक्वेटर पे के आसपास। ठीक है, तो हाँ, अब ये समझ में आ गया आपको अच्छी तरह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब लिखिए आप कुछ पॉइंट्स, यही जो पॉइंट्स आप चाहो तो इसको भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हो, लिख लो, बल्कि याद रहेगा आप लोगों को, एक बार और लिखो और अच्छी तरह याद होगा। लिखिए, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, कोलंबिया located near the equator has, near the equator has 1400 species of birds, 1400 species of birds, whereas New York, at 41 डिग्री नॉर्थ, ये भी लिख लेना आप लोग यहाँ पे ना, 41 डिग्री नॉर्थ न्यूयॉर्क में, 41 डिग्री नॉर्थ has 105 species of birds, 105 species of birds, comma, while Greenland at 71 degree north, 71 degree north has only 56 species of birds। याद भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इंडिया हैज मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, इंडिया हैज मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। एक सेकेंड रुकेंगे, लैटिट्यूडनल डिफरेंस का मतलब कि डिस्टेंस से है, और एल्टीट्यूडनल डिफरेंस का मतलब हाइट से है। तो जितने हम हाइट पे जाते हैं डाइवर्सिटी बढ़ेगी कि घटेगी, विद रीजन बता सकते हो। एक ही बोलना है, दो नहीं बोलना है, एक निशांत ने बता दिया लिख के, बढ़िया। एक ही आंसर देना विद रीजन। रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन बेटा, देखो फिर से देख लो। जब हम हाई एल्टीट्यूडनल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूडनल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं बेटा, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, हिल स्टेशन को मान लो, तो डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है, और क्यों? बेटा देख, पिछला मजा अपना दिमाग लगा, आज जो मैंने आपको बताया ना वो लॉजिक लगाओ, जो कुछ भी आज मैंने बताया उसको अप्लाई करो, पीछे का भूल जाओ। निशांत ने सही आंसर दे दिया था। हाँ, स्टेबल कम्युनिटी नहीं है। अर्पण वर्मा डिक्रीज करती है, ठीक है, बढ़िया, डिक्रीज करती है, चलो मैंने बता दिया डिक्रीज करती है। अब आप कहोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, कहाँ डिक्रीज करती है? हम तो अपने एरिया से मसूरी जाते हैं, शिमला जाते हैं, खूब हमको ग्रीनरी देखने को मिलती है, हरे हरे पेड़ खूब। अब चलो मैं तो आपको बात बताऊं, शिमला लोग नाम, शिमला की बात करते हैं, लोग जाते हैं शिमला घूमने, मैं एक बार गया था ऐसे कि पास में चलो घूम आते हैं, मुझे शिमला बहुत ही बकवास लगा, वहां पे ग्रीनरी नाम की कोई चीज है ही नहीं, जहां तक मुझे समझ में आया। अगर आपको ग्रीनरी देखनी है हिल स्टेशन का, तो सिक्किम चले जाओ, नजदीक है, बहुत दूर नहीं है ना, 1800 किलोमीटर है यहाँ से, 2000 होगा, बहुत दूर नहीं है ना। या दार्जिलिंग चले जाओ, दार्जिलिंग तो मेरा घर ही है, ठीक है ना, सारे लोग मेरे फैमिली वहीं रहती है,
पिताजी माताजी सब लोग वहीं रहते हैं। वहां जाके देखो कितनी ग्रीनरी है, पूरा साल भर आपको हरा हरा दिखाई देगा। अभी तो बहुत से लोगों ने पेड़ काट दिए सारा, फिर भी अभी है। तो मुझे लगता है ग्रीन तो वो ज्यादा है, ठीक है, वेरिएशन नहीं है, ओनली हिली ट्री सेम टाइप। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि वेरिएशन नहीं है, सेम टाइप ऑफ ट्री है, ये भी सही है, हैं? ठीक है, बढ़िया है। सर्दी ने परेशान कर रखा है मुझे। हाँ, तो आपने एक बात तो बढ़िया बताई कि वेरिएशन नहीं है, सेम टाइप ऑफ ट्री है, लेकिन ये भी सच नहीं है। बहुत जितने में है वो इतने में डाइवर्सिटी तो ज्यादा है, लेकिन यहां से डाइवर्सिटी कम है बेटा। ह्यूमन एक्टिविटी हिल स्टेशन पे कम है। क्यों कम है? क्योंकि कर ही नहीं पाता कोई। जहां पे बेटा आप जहां मर्जी चाहो घर बना सकते हो क्या हिल स्टेशन पे? नहीं बना सकते। तो आप छेड़ नहीं सकते उतना, इसलिए वो स्टेबल है। और वो स्टेबल है इसलिए हमको दिखता ज्यादा है कि ज्यादा ग्रीन है। ह्यूमन एक्टिविटी प्लेन एरिया में ज्यादा है, इसलिए सारे के सारे पेड़ काट के हमने खेती काम ले रहे हैं हम लोग, घर बना रहे हैं वहां पे, है ना, शहर डेवलप होते जा रहा है, इसलिए कम दिखता है बेटा, वरना है उससे ज्यादा डाइवर्सिटी। अब सुनो, बढ़िया पावरफुल रीजन जो आपको मैंने बताया था कि डाइवर्सिटी कम क्यों है, प्रोडक्टिविटी कम है ना। कम क्यों है? सनलाइट कम है ना। सनलाइट कम क्यों है? टेम्परेचर कम है ना। क्यों टेम्परेचर कम है? क्योंकि डेंसिटी कम है ना, बताया था मैंने, डेंसिटी कम है ना वहां पे। नहीं कर पाता, बिल्कुल बिल्कुल। आप जून के महीने में चले जाओ हिल स्टेशन पे, देखो ठंडा ठंडा लगता है आपको। समझ रहे हो? डेंसिटी कम है बेटा, सनलाइट को ट्रैप करने वाले लोग नहीं है। समझ रहे हो? ठीक वही बात है, उसी तरह से जैसे कि यहाँ पे एयरटेल, बीएसएनएल, पता नहीं फलाना ढीम का, सबका यहाँ पे रेंज आ रहा है, लेकिन पकड़ने का कोई तरीका हो तब तो उनका रेंज पकड़ेंगे हम। सनलाइट वहां भी है, लेकिन पकड़ने के लिए कोई है नहीं ना, डेंसिटी बहुत कम है। समझ रहे हो? है ही नहीं कोई पकड़ने के लिए। तो आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गई बात? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? प्रोडक्टिविटी कम है बेटा वहां पे, ठीक है, एनुअल प्रोडक्टिविटी भी कम है। एनिमल्स का, हाँ, एनिमल है, किसी भी एनिमल की एक्टिविटी कम है। दो तीन शेर है, घूम रहे हैं वो आराम से इधर उधर, है ना, कितने एरिया को कवर अप कर रहे हैं, उनको भी कोई छेड़ने वाला नहीं है। समझ रहे हो? हमने तो देखा है उधर। आप भी जाना, कभी जाना जरूर, सिक्किम जाना, आपको समझ में आएगा। 1993 की बात मैं कर रहा हूँ, 2020 है ना, मैं 1993 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम से बेटा वहां पे पॉलिथीन बैंड है, और आज भी कोई चीज खरीदने जाओगे, एक समोसा खरीदोगे तो कागज में इतना बढ़िया पैक करके देंगे आपको कि खुश हो जाओगे आप। समझ रहे हो? मतलब पोल्यूशन बहुत ही कम है, मिनिमाइज कर दे। रूल स्ट्रिक्ट है ना, आज कोरोना की वजह से नहीं, वैसे भी आप अगर किसी साफ जगह पे थूक दिया आपने, अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो ठीक है, फिर आपकी सेवा करेगा वो, है ना, ऐसा है वहां। तो सिक्किम जाना जरूर घूमने, आपके इंडिया में ही है। लिखो आगे, लिखो क्या लिखा आपने? इंडिया हैज मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, हैज more than more than 1200 species of birds, more than 1200 species of birds. नेक्स्ट वन लिखो, a forest of equal area in tropical region, a forest of equal area in tropical region, इन ब्रैकेट इक्वेटर लिख सकते हो, tropical region has 10 times more species, 10 times more species of vascular plants than in temperate region.
10 times more species of vascular plants than in temperate region, like ब्रैकेट में लिखो like mid west of USA, mid west of USA। अब थोड़ा अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी में वो भी लिखा हुआ है, तो सारा लिख लेते हैं। और इसकी नंबर ऑफ स्पीसीज बेटा आपको, आप लोग पहले से जानते हैं उसके बारे में बहुत कुछ, है ना। लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लास्ट ईयर इसमें भी बेटा बहुत ज्यादा आग लग गई थी, है ना, बहुत लोग परेशान थे, किसी तरह से बुझाया गया। तो ऑक्सीजन बहुत बढ़िया वहां से ऑक्सीजन का सोर्स है वो जंगल पूरा का पूरा। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन ब्रैकेट लंग्स ऑफ द प्लेनेट, अमेजोन रेन फॉरेस्ट इन ब्रैकेट लंग्स ऑफ द प्लेनेट in South America has the greatest biodiversity, on the earth, with more than, अब आपको अंडरलाइन करना है, 40,000 species of plants, 3,000 species of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals and amphibians। या अलग अलग ईच लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है अलग से लिख लो फिर। 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles, and more than 1,25,000 of invertebrates, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखिए, about 2 million species of insects, about 2 million species of insects, जरा स्टेटमेंट देखो, 2 millions। भाई अभी इनका नेमिंग नहीं हुआ, वे ये वेट कर रहे हैं डिस्कवर होने के लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये वेट जब कर रहे हैं तो इनको काउंट कैसे कर लिया, बात समझ रहे हो। अगर 2 मिलियन वेटिंग में है तो वेटिंग के लिए भी हमने इनको काउंट तो किया होगा, एस्टिमेट्स। ये चलो आपकी बात मान लेते हैं, तो एस्टिमेट बेटा हम 3 लाख भी तो लगा सकते हैं, लेकिन बेटा हाँ ये एक एस्टिमेट है, इसके लिए कुछ एविडेंस इन लोगों ने दिया होगा, मैंने भी दिया होगा कुछ, है ना। लिखिए, about 2 million species of insects in bracket in rainforest are still waiting to be described, and named in these rainforest, अब हेडिंग दो, रीजन फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स, रीजन्स फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिक्स।
पहले बहुत ज्यादा ग्लेशिएशन हुआ करता था, तो यहाँ पे अपना कोई स्टेबल रह ही नहीं पाई, कम्युनिटी डिस्टर्ब होती रही, तो डाइवर्सिटी कम हो गया। लिखिए पहला, स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। स्पेसिएशन आप लोग जानते हो, इवोल्यूशन में पढ़ा है। इस स्पेसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, full stop. Temperate areas have undergone, temperate area have undergone frequent glaciation, frequent glaciation in the past, frequent glaciation in the past, full stop. Continue. It killed most of the species, it kills most of the species, full stop. No such disturbance occurred in tropics, no such disturbance occurred in tropics, occurred in tropics, where species continued to flourish, where species continued to flourish and evolved, flourish and evolved undisturbed for millions of years, undisturbed for millions of years, millions of years. दूसरा लिखिए बेटा, सेकेंड, ड्यू टू मोर सोलर एनर्जी, ड्यू टू मोर सोलर एनर्जी डैश हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी। दो रीजन समझ में आ गया आपको। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल। मैंने लिखा है देख लो, ट्रॉपिक लेस सीजनल का मतलब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मैंने समझा दिया कि इसका क्या मतलब है। ट्रॉपिक क्या लिखा, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल, रिलेटिव मोर कांस्टेंट, रिलेटिव मोर कांस्टेंट, इसको एक बार और बना लेना आप लोगों घर पे जाके एक दो बार, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। रिलेटिव मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, एंड प्रिडिक्टेबल देन टेम्परेट रीजन, देन टेम्परेट रीजन। अब एक अलग से नोट करके लिखो या स्टार लगाओ, a decrease in species diversity, a decrease in species diversity occur as, a decrease in species diversity occur as we ascend, ascend, ascend a high mountain। फिर से बोलूं, a decrease in species diversity occur as we ascend, ascend, as we ascend a high mountain, a high mountain। कम होता है, ये भी समझा दिया था। ड्यू टू ड्रॉप इन टेम्परेचर, ड्यू टू ड्रॉप इन टेम्परेचर, इन ब्रैकेट आप लिखोगे एल्टीट्यूड ग्रेडियंट, एल्टीट्यूड ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट हेडिंग दो बेटा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में दो है। पहला हम लोगों ने कर लिया क्या था, लैटिट्यूडनल डिफरेंस था, है ना, ग्रेडियंट था।
दूसरा है बेटा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं तो सोच के आया था कि ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। क्वेश्चंस आते हैं इससे भी खूब, ठीक है। तो इसको कल करेंगे हम लोग। हेडिंग दे दिया ना आप लोगों ने, स्पीसीज एरिया रिलेशन, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एनसीईआरटी में भी है। अब इसके बाद आप लोगों का पीटी का क्लास है। पीटी पीरियोडिक टेस्ट, पीटी एग्जाम है। पीटी करते हो कि नहीं आप लोग वैसे घर पे? हैं? वहां पे गए थे अलावा सर, जितिन सर गए थे? ये यहाँ वाले पे हो या उधर वाले पे हो, मेरठ रोड वाले पे? आप लोगों के सामने एक पेट्रोल पंप होगा। हाँ हाँ, आपसे 50 मीटर की दूरी पे एक पेट्रोल पंप है ना। हाँ, थोड़ी सी वॉक करते हैं। अच्छा, अर्पण वर्मा, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा दौड़ा करो, तो मेरी तरफ फिर देख लो गड़बड़ हो जाएगा, बाहर तो आ जाता है फिर अंदर नहीं जाता। मौज ले रहे हैं, ठीक है बेटा, दौड़ो दौड़ो। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।